जेआईबी सीआईबी के इस जॉइंट सेशन में आप सभी का वेलकम है। और इस सेशन में हम लोग जैसा कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मनी मार्केट पार्ट वन, मनी मार्केट पार्ट टू, मनी मार्केट पार्ट थ्री। अगर मैं सीआईबी की बात करूं तो बेसिक आपका एक टॉपिक आपका एबीएम में जो मॉनेटरी पॉलिसी था, ट्रेजरी प्रोडक्ट है, रिटेल में कोई क्वेश्चन है, और एक जनरल बैंकिंग को आप लोग समझ रहे हैं इस समय पर। और ये जो टॉपिक है कंटिन्यू करते हुए आज फिर हम अपने उस टॉपिक के उस पे आते हैं। तो इनिशियली जो है इस टॉपिक को हम लोग जेआईबी की बुक से कवर कर रहे हैं। बीच बीच में जहाँ जहाँ भी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पर हम सीआईबी की बुक्स को भी रेफर कर रहे हैं। और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि बुक्स अपनी रेडी कर लीजिए, क्योंकि विदाउट बुक मेरा मानना यह है कि जेआईबी सीआईबी करना बेईमानी है। मीन्स आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। आप कर तो रहे हैं जेआईबी सीआईबी, लेकिन आपको वो नॉलेज नहीं हो पाएगी जो होनी चाहिए, और आपके प्रमोशन एग्जाम आपके कलीग्स के बीच में जो आपको एक अच्छा प्लेस देती है वो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग कवर कर रहे थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में स्टार्टिंग हमने कर दी थी ट्राई। जो ये सीबीएलओ का वो चेंज हो चुका है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ट्राई पार्टी एजेंट, ट्राई पार्टी एजेंट, तो सीबीएलओ में अब ट्राई पार्टी एजेंट का रोल चल रहा है। सीबीएलओ एक तरह से खत्म कर दिया है। तो फिक्स इनकम मार्केट में हम लोग बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो कैसे कैसे डील की जाती हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात भी हमने कर ली थी। अब हम आगे चलते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट। तो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट की जब हम बात करते हैं तो जैस जो भी कॉरपोरेट होते हैं उनके पास भी मनी कभी सरप्लस होता है, कभी डेफिसिट होता है। तो बॉन्ड इश्यू करने का मतलब यह है कि वो सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हैं और आपसे फंडिंग ले रहे हैं। अगर आपसे फंडिंग ले रहे हैं इसका मतलब वो आपको बॉन्ड इश्यू करेंगे। मींस मार्केट से पैसा लेने का एक तरीका है कॉरपोरेट का, और बल्क में पैसा जब लेते हैं तो उसको अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। जितने भी कॉरपोरेट होते हैं उसको अपने बिजनेस चलाने के लिए जो फंडिंग रिक्वायरमेंट होती है उसके कौन कौन से तरीके हैं, वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। एक तरीका तो उनके पास है सेल्फ, दूसरा तरीका है वो बैंक से क्रेडिट लेते हैं, तीसरा तरीका है वो इक्विटी के फॉर्म में लेते हैं, फोर्थ तरीका है वो डेट के फॉर्म में लेते हैं। डेट के फॉर्म में वो आपका बॉन्ड इश्यू करते हैं। और जिनको बॉन्ड इश्यू करते हैं, जिनको भी बॉन्ड इश्यू करते हैं वो बॉन्ड पर उनको इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है। तो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट का मतलब हुआ जो कॉरपोरेट हैं वो लोग कैसे फंक्शनिंग करते हैं, इसको हम समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि अभी जो है इफिशियंट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म में अभी इंडिया जो है, या डेट मार्केट जो है वो नेसेंट स्टेज में, अभी स्टार्टिंग टाइप का है। ठीक है। प्राइमरी कॉर्पोरेट डेट मार्केट इज डोमिनेटेड बाय फाइनेंस कंपनी। मीन्स ये जो कॉर्पोरेट है इसमें कॉर्पोरेट में ज्यादा रोल प्ले जो कर रहे हैं फाइनेंस कंपनी कर रहे हैं, और जो आपके मैन्युफैक्चरिंग और अदर सर्विसेज हैं वो थोड़ा स्मॉल अमाउंट में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। इंडियन फर्म्स आर स्टिल सीकिंग बैंक फाइनेंस एज द पाथ ऑफ फुलफिल। तो मैंने जैसा अभी ऊपर आपको थोड़ा सा बताया कि इंडियन इंडस्ट्री अभी भी बैंक फाइनेंस पर ज्यादा बिलीव कर रही है। वो फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए बैंक के पास जा रही है, ये जो कॉर्पोरेट डेट मार्केट है उसको यूज नहीं कर रही है। ठीक है। और अगर वो एफिशिएंट बॉन्ड मार्केट हो जाएगा तो जो कॉर्पोरेट के जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। मींस जो बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप बात करें कोई कॉर्पोरेट बैंक में लोन लेने जाएगा तो 9 से 10% पर मिलेगा कम से कम आज की रेट में, लेकिन बॉन्ड में वो 6-7% पर भी बॉन्ड में लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद अलाउ देम टू स्ट्रक्चर देयर एसेट लायबिलिटी प्रॉफिट प्रोफाइल बेटर। और इसी जो आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है इससे ही अपना एसेट लायबिलिटी का प्रोफाइल वो बेटर कर पाता है। अब कभी जब लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही पूछेगा कि बॉन्ड मार्केट में कॉर्पोरेट को क्या फायदा होता है। आउट ऑफ दीज पहला फायदा क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम में मिल जाता है, दूसरा लॉन्ग टर्म में मिल जाता है, तीसरा क्या है कि जो उसकी प्राइस होती है
उसके उससे वो अपनी एसेट लायबिलिटी के प्रोफाइल को बेटर कर पाता है। ठीक है। अ वेल डेवलप्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इज आल्सो नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ द मार्केट। क्यों? जो भी कॉर्पोरेट हैं उनको लॉन्ग टर्म की फाइनेंसिंग करने के लिए बॉन्ड मार्केट जरूरी है। ठीक है। मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि बॉन्ड मार्केट जो होता है कौन से टर्म की फाइनेंसिंग करता है? लॉन्ग टर्म की फाइनेंसिंग करता है। ठीक है। ओवरऑल द कॉर्पोरेट डेट मार्केट ऑफ इन इंडिया कंप्राइज बॉन्ड इश्यूड बाय वेरियस कॉरपोरेशंस। ठीक है। और ये जो बॉन्ड लेते हैं वो अपने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए लेते हैं। ठीक है। और उसमें कुछ एग्जांपल्स क्या है? वो कुछ एग्जांपल्स हैं ये। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में। अब यहाँ बोलता है कि बॉन्ड कौन इश्यू कर रहा है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन सिंपल आता है कि बॉन्ड कौन इश्यू कर सकता है, ठीक है। बॉन्ड को अगर मैं बहुत जनरल एक्सप्लेन करूं तो बॉन्ड एक एफडी होती है। बैंक के अलावा जो भी पैसा एफडी के फॉर्म में लेता है तो समझ लीजिए बॉन्ड या डिवेंचर के फॉर्म में ले रहा है। ठीक है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, पीएफसी का फुल फॉर्म कुछ होगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, आईआरएफसी, एनटीपीसी के मींस ऐसे कोई भी एंटरप्राइज है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, ऐसे समझ लिए। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सुनना इसको ध्यान से, पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर ऑगमेंटिंग टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल। मींस कैपिटल के फॉर्म में ले रहे हैं और ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से थोड़ा सा हट के बात हो गई। तो यहाँ पर टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल के फॉर्म में भी बॉन्ड लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है। और इसमें सभी का नाम इसमें दिया हुआ है। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी इस तरह का लेते हैं, वो भी टीयर 1 टीयर 2 के लिए ले रहे हैं। तो बैंकों का नाम यहाँ आ गया। अब आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल आईडीएफसी बैंक का नाम सुना होगा, नाबार्ड और एक्सिम बैंक। प्राइवेट सेक्टर कंपनी आती हैं, एसीसी, टाटा मोटर्स, रिलायंस वगैरह वगैरह। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड लेती है, एचडीएफसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एचडीएफसी बैंक अलग है और एचडीएफसी अलग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जितनी है वो भी पब्लिक से पैसा बॉन्ड के फॉर्म में लेती है। स्टेट लेवल की कुछ अंडरटेकिंग है, जो स्टेट लेवल की अंडरटेकिंग है उसमें स्टेट लेवल पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन, जो ऊपर पीजीसी पढ़ा था हमने, पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन। ठीक है। और स्टेट लेवल पावर हाउस ट्रांसमिशन, मतलब बिजली वाले जितने भी हैं वो सब अपने लॉन्ग टर्म में वो लेते हैं। और एक नेम में अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ एनएचएआई, तो एनएचएआई भी क्या है? गवर्नमेंट की एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है। तो वो भी क्या है? बॉन्ड के थ्रू पैसा इकट्ठा करती है। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स लाइक बैंक, प्राइमरी डीलर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, रिटायरमेंट फंड, कॉर्पोरेट आर द मेजर प्लेयर इन दिस मार्केट। मीन्स क्योंकि ये पैसों से खेलने वाले लोग होते हैं, इन्हें पता होता है कि पैसे कैसे लिए जाते हैं पब्लिक से, कैसे निकाला जाता है, एड निकाला जाता है। तो ये जो है मेजर इस यहाँ पर प्लेयर होते हैं। ठीक है। और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं उसमें कुछ ना कुछ रिस्क हो सकता है। तो उसमें बोला हुआ है एट ए स्प्रेड ओवर करस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपेंडिंग। तो जो इसका प्राइस है, प्राइस का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं अगर बात करूं, एक मैं बात करता हूं टाटा का बॉन्ड आया, एक आया ओएनजीसी का बॉन्ड। जरा बताइए कि किसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, किसके बॉन्ड में? ओएनजीसी। टाटा के टाटा में टाटा टाटा के में टाटा में सर। क्यों मिलेगा टाटा में? बताओ, रीजन बताओ। सर ओएनजीसी में गवर्नमेंट का स्टेक है तो गवर्नमेंट थोड़ा सा कम देगी। हाँ मतलब नहीं, कम देगी नहीं, इसमें रिस्क फैक्टर कम है। हाँ रिस्क रिस्क फैक्टर कम है फैक्टर तो क्या है? कम है। गेन, तो गेन्स भी तो और कम होगा ना सर हाँ, जी। किससे? अगर रिस्क फैक्टर कम है तो ऑब्वियसली फिर वो गेन्स भी कम देगी ना, मतलब प्रॉफिट भी कम देगी उसको, आरओआई भी कम देगी वैसे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जितना सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप ओएनजीसी के पास पैसा लेके जा रहे हैं तो आप ये सोच के ले आ रहे हैं कि सिक्योर्ड है, तो ओएनजीसी क्या करती है? कम ऑफर करती है। ठीक है। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो आप ओएनजीसी में ना लगा के कहाँ लगाएंगे? टाटा में। लेकिन टाटा में रिस्क थोड़ा सा क्या होता है? हाई होता है। तो टाटा जो है, अगर ये ओएनजीसी 6% में दे रही है
तो टाटा 6.2 में दे रही है। तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं भैया हमें 6.2 नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, मुझे रिस्क फ्री चाहिए। ठीक है, फ्री। इसी तरह से लोग बॉन्ड की जगह गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से और सिक्योरिटी चाहिए होती है तो फिर बैंक में भी आ जाते हैं। तो ये अलग अलग सिस्टम है इसका। ठीक है, और ये रिस्क जो होता है क्यों होता है, दिस इज बिकॉज दीज बॉन्ड्स आर नॉट सोवरेन एंड आर सर्विस बाय द एंटिटी इशूइंग देम एंड कैरी रिस्क। मीन्स वो कहता है कोई देश, कोई कंट्री इशू नहीं कर रही है बॉन्ड को, वो कहता है जो भी एंटिटी यूज उसे इशू कर रही है उसमें थोड़ा सा डिफॉल्ट का रिस्क है। ठीक, सर ये जो कॉर्पोरेट वर्ड है बॉन्ड सॉवरेन यूजुअली, का मतलब क्या हुआ? सोवरेन का मतलब स्वयं प्रभु, यानी कि जो अपना शासन खुद करता है, अपना मालिक खुद है। जैसे हमारा कंट्री, देशों को सोवरेन का दर्जा मिलता है। जो देश होते हैं, कंट्री होते हैं ना, उनको सोवरेन बोलते हैं, जिनका सब कुछ अपना कंट्रोल है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह भी मान सकते हैं कि आप किसी देश से लोन ले रहे हैं या आपसे किसी देश ने लोन लिया हुआ है, तो जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से लोन लेता है तो उसको डिफॉल्ट नहीं करता। उसका रीजन ये है कि अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो पूरे वर्ल्ड में वो डिफेम हो जाता है। यानी कंट्री कोई अगर बदनाम हो गई तो सब बदनाम हो गए, लेकिन किसी कंट्री के कुछ इलाके में कुछ लोग बदनाम है तो कंट्री बदनाम नहीं होती। ठीक है, यस सर। सर या उस लेवल पे नहीं होती है। सर तो सोवरेन बॉन्ड रिस्क की को जो रेटिंग है, ट्रिपल ए सबसे बेस्ट है और डी सबसे लोएस्ट है। ठीक है, रेटिंग एजेंसी जो उसको देती है, जब बॉन्ड इश्यू होता है तो उसकी एक रेटिंग एजेंसी जो होती है, जो सीआईबी वाले हैं, जब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट पे मार्केट रिस्क पढ़ेंगे, क्रेडिट रिस्क पढ़ेंगे, तो बॉन्ड के रेटिंग के अकॉर्डिंग रिस्क काउंट किया जाता है। ठीक है, दीज रेटिंग इंडिकेट द लेवल ऑफ रिस्क, ये बता दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन द मार्केट, और उसमें डिफरेंट कैसे होते हैं कि किसी का पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किसी की मैच्योरिटी क्या है, तो इन चीजों पे डिपेंड करता है। और लाइक बॉन्ड्स विथ फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी विथ पुट एंड कॉल ऑप्शन। अब यहां पे देखिएगा जरा सा, फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी विद पुट ऑब्लिक कॉल मींस उसको बीच में खरीदने और बेचने का ऑप्शन जहां पर होता है। फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी वेयर द मैच्योरिटी अमाउंट इज रिसीव्ड इन द इंस्टॉलमेंट। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें मैच्योरिटी भी इंस्टॉलमेंट में मिलती है। मींस अगर 10 लाख की मैच्योरिटी है तो 2 लाख की पर एनम उन्होंने रिटर्न बना दिया। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हो सकते हैं जिसमें रेट चेंज होता है, जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं जिसमें रेट की बात ही नहीं होती है, अमाउंट की बात होती है। स्ट्रिप, इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकती है, सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज। सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज बॉन्ड, तो स्ट्रिप बॉन्ड बोलते हैं, सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज बॉन्ड विथ सेम कूपन बट वेरिंग मैच्योरिटी। मीन्स कई बार क्या होता है, इसमें जब आपने ये लिए हुए उसमें क्या होता है, कूपन रेट तो सेम है लेकिन उनकी मैच्योरिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। फिर उसके बाद होता है हाइब्रिड बॉन्ड। हाइब्रिड का मतलब जिसमें 2 से ज्यादा फीचर एक ही बॉन्ड में है, उसको हाइब्रिड बॉन्ड बोलते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कुड बी एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली और जीरो कूपन बॉन्ड। मीन्स एक ही बॉन्ड में ये 2 फीचर एक साथ हैं। कुछ अमाउंट 50% के लिए एनुअल पेमेंट है और 50% के लिए क्वार्टर, मतलब कोई भी मिक्स करके करते हैं। ठीक है, और एक बात और, ऑल बॉन्ड्स आर इश्यूड इन डीमेट सिंस। मीन्स मैंने ये बात आपको पहले भी क्लियर करी है, जो ये डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में वो 2 हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। और जो भी सिक्योरिटी डीमेट फॉर्म में रखी जाती है वो एनएसडीएल या सीडीएसएल में रखी जाती है, इनको डिपॉजिटरीज बोलते हैं। ठीक है, चलो अब बात आई इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव ये दिया हुआ जेआईबी की बुक में, लेकिन सीआईबी वाले बहुत ध्यान से रखें, आपके में लास्ट में इसी ट्रेजरी के कुछ टॉपिक्स में ये डेरिवेटिव्स का एक, जिसको ट्रेजरी डेरिवेटिव्स बोला हुआ है, उसको मैं अभी आपकी थ्योरी में भी दिखाऊंगा।
डिटेल में हम वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन आपके लिए बेसिक्स चल रहा है। और कोई भी इस क्लास को इस तरह से कैजुअल अप्रोच में नहीं रखे। कैजुअल अप्रोच का मतलब है कि आप चीज़ों का बेसिक छोड़ रहे हैं। चलिए, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। एन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव is an instrument where the underlying assets is the right to pay or receive usually notional amount of money at a given interest rate. Means इसमें होता क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो आपका जो अमाउंट ऑफ मनी है वो इंटरेस्ट रेट पर बेस्ड होता है। कोई भी ऐसा सिक्योरिटी, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें पेमेंट के लिए इंटरेस्ट रेट नाम का वर्ड यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है बाई प्रोडक्ट या उससे बनने वाले प्रोडक्ट। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें इंटरेस्ट रेट की बात होगी तो वो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, ऐसा जैसे मान लिया बात करिए फॉरेक्स डेरिवेटिव क्या होता है, तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो फॉरेक्स से रिलेटेड डीलिंग का होता है उसको फॉरेक्स डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, बीआईएस, बीआईएस की फुल फॉर्म बताएंगे कोई? बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, दुनिया का बैंक कह लीजिए आप उसको, जिससे सब कुछ चलता है। जो बेसेल के नॉर्म्स हैं वो भी बीआईएस यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के कंट्रोल में तय किए गए। ठीक है, बीआईएस एस्टिमेटेड द नोशनल अमाउंट आउटस्टैंडिंग इतना वर इतना कितने ट्रिलियन फॉर ओटीसी इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट। ओटीसी का मतलब था ओवर द काउंटर, यानी ओवर द काउंटर इंटरेस्ट रेट के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इतने ट्रिलियन के हैं। उसके बाद होता है कि 342 ट्रिलियन फॉर ओटीसी इंटरेस्ट फॉर रेट इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो एक तो इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप का मतलब होता है कि जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स टू फ्लोटिंग, फ्लोटिंग टू फिक्स्ड करने का ऑप्शन होता है अकॉर्डिंग टू आईएसडीए। सर गुड इवनिंग सर। सर ओटीसी क्या है सर? ओवर द काउंटर। ठीक है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप्स? इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर के लिए, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम इस इतने समय के लिए इतने रेट पर लेंगे। ठीक है, स्वैप में क्या होगा, फ्लोटिंग और फिक्स, बीच बीच में रेट चेंज हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, लेकिन स्वैप में क्या होगा कि आपने फिक्स रेट में किया है तो 6 महीने बाद पता लगा आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि 6 महीने बाद आप इसे फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ आपको। या उसमें कुछ समय पे 1 साल फिक्स, 1 साल फ्लोटिंग, 1 साल फिक्स पहले से आपने कर लिया। जिसमें फ्लोटिंग और फिक्स का चेंज होता है वो इंटरेस्ट रेट स्वैप कहलाता है। और बाकी थोड़ा सा हम लोग जो आईआरसी पढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव जो ट्रेजरी प्रोडक्ट डेरिवेटिव उसमें पढ़ेंगे। तो यहां बोला इसने अकॉर्डिंग टू आईएसडीए 80% ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 500 कंपनीज यूज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव टू कंट्रोल देयर कैश फ्लो। जो कैश फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव का यूज करती है। मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करती हैं जहां पर इंटरेस्ट रेट का जिक्र होता है और उसमें ऑप्शंस होते हैं। हेजिंग एक्सपोजर, तो पहले हेजिंग समझते हैं। हेजिंग क्या होता है कि आने वाले नुकसान को एक लिमिट में रखना। अगर शेयर प्राइस डाउन हो रहे हैं तो आपने बोला कि अगर इससे डाउन हो जाए तो मेरा शेयर सेल कर देना, मीन्स उससे ज्यादा नुकसान में नहीं उठाऊंगा। हेज करना, एक लेवल पे कट लगा देना। ठीक है, एडिंग ग्रेटर सर्टेनिटी एंड रिप्लेसिंग रिस्क नॉर्मली एसोसिएटेड विद इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी एक्सपोजर। तो इसमें बोल रहे हैं कि ये जो रिस्क है एंड रिप्लेसिंग रिस्क नॉर्मली एसोसिएटेड विद इंटरेस्ट रेट एंड करेंसी एक्सपोजर, तो वो क्या करते हैं, अपना जो जितना भी एक्सपोजर है उसको इंटरेस्ट रेट और करेंसी एक्सपोजर के अकॉर्डिंग
with करेंसी interest rate एक्सपोजर क्या होता है सर? है। करेंसी एक्सपोजर क्या मीनिंग क्या है? एक्सपोजर का मैं बहुत कॉमन वर्ड बताता हूँ। एक्सपोजर का मतलब है आपने कितने अमाउंट पे अपने आप को इन्वॉल्व करा हुआ है, और करेंसी से मतलब है कौन कौन सी करेंसी में कितना अमाउंट में इन्वॉल्व है। सपोज कीजिए आपके पास 10 लाख ट्रिलियन डॉलर जापानीज येन है, 2000 यूएस डॉलर है, 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं एक्सपोजर, और किस करेंसी में कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका। आपका जो बिजनेस है वो किसके साथ है। जैसे इंडस्ट्री एक्सपोजर की बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं कि आपने 5,000 करोड़ रुपए स्टील इंडस्ट्री को दिया हुआ, तो उसको इस तरह बोलते हैं कि 5,000 आपका स्टील इंडस्ट्री में एक्सपोजर है। ठीक है, तो करेंसी एक्सपोजर से मतलब यहाँ पे फॉरेन करेंसी, कौन कौन सी करेंसी में आप लोग इन्वॉल्व हो रखे हैं। ठीक है, रेजिंग कैपिटल। ठीक है, ये जो हेजिंग एक्सपोजर का है मैं और बता दूं आपको। जैसे मान लिया उसने कहा कि हम कभी भी 5,000 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा अपने पास यूएसडी नहीं रखेंगे, 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ज्यादा हम लोग नहीं रखेंगे। मींस आपने अपने एक्सपोजर को हेज कर दिया, एक रुकावट की उसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, रेजिंग कैपिटल। रेजिंग कैपिटल का मतलब पैसा उठाना। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय एक्सप्लॉइटिंग फंडिंग डिफरेंशियल बिटवीन कंट्रीज करेंसी एंड फंडिंग सोर्सेस। मींस जब आप पैसा उठाते हैं तो पैसा उठाने के लिए आप डिफरेंट जो कंट्री के बीच में डिफरेंस होता है उसका फायदा लेते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, मींस एक्सप्लोर करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया के अधिकतर लोग आजकल लेटर ऑफ क्रेडिट कौन सी कंट्री से डील कर रहे हैं? अरब कंट्री, दुबई, हाँ, अरब कंट्री से। अरब क्यों कंट्री। क्यों कर रहे हैं बताओ? वहाँ कुछ छूट है सर, याद नहीं आ रहा इस समय, कुछ बताया था आपने सर। नहीं, उसमें ऐसा है कि वहां पे लोग अपना पैसा जो बैंक को देते हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो बैंक को फंडिंग कॉस्ट क्या हो गया? जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। थोड़ा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, तो उनको जब फंडिंग कॉस्ट नहीं है तो वो लेस रेट पे क्या करेंगे, आपको अवेलेबल करा देंगे। तो वो यही बता रहा है कि जब आप कैपिटल को रेज करते हैं तो आप, ये बोला डिफरेंशियल्स बिटवीन कंट्रीज करेंसी एंड फंडिंग सोर्सेस। मींस किस कंट्री में कितना अंतर है, किस करेंसी में कितना अंतर है, और कौन से फंडिंग सोर्स में कितना अंतर है। ठीक है, अब बात आई इन्वेस्टिंग की। अलाउिंग यूजर टू एक्सप्रेस देयर मार्केट व्यूज efficiently, enhancing yield and achieving portfolio objective। तो जो यूजर हैं उनको, जैसे रेजिंग कैपिटल है ये उसका रिवर्स है। कौन सा उसका रिवर्स है बताओ तो? इन्वेस्ट करना। भाई रेजिंग कैपिटल में तो आप बोरोइंग कर रहे हैं, उठा रहे हैं पैसा। इन्वेस्ट करने में आप क्या कर रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इफिशिएंटली एनहांसिंग यील्ड, अपनी यील्ड एनहांस कर रहे हैं। ठीक है, और पोर्टफोलियो के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, अब अभी पीछे अभी किसी ने पूछा था कि इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप में बोला इसने कि एक कॉन्टेक्चुअल एग्रीमेंट है जहां पर वो एग्री करते हैं, क्या करते हैं, एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड अपॉन ए नोशनल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। तो एग्री क्या करते हैं, टू मेक पीरियडिक पेमेंट टू अदर फॉर एन एग्रीड पीरियड of time based upon a notional amount of principal. The principal amount is notional, which is never exchanged, but it required in order to compute the actual cash amount that will be periodically exchanged। तो अभी यहाँ इतनी डेफिनेशन में तो सिर्फ यही कह रहा है कि अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको एक्सचेंज करने का ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार, अंडर द कॉमन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप is series of payment calculated by applying a fixed rate of interest। ठीक है, आगे, for a stream of payment similarly calculated by using a floating rate of that।
मैंने आपको यही बताया था, कुछ और बताया था यही बताया था सर। कि कुछ सीरीज ऑफ पेमेंट उसने फिक्स करे कौन से रेट पर, फिक्स पे, और कुछ जो प्रिंसिपल अमाउंट का जो Floating rate पे। पेमेंट कर रहे थे कुछ को करा उसने फ्लोटिंग रेट। तो ये कॉमन टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप है। दिस इज ए फिक्स फॉर फ्लोटिंग, मीन्स फिक्स फॉर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट स्वैप। Alternatively, both series cash flow to be exchanged could be calculated using floating rate of interest, but floating rate that are based upon different underlying indices means उसने कहा, इसको सुनिएगा बात को, या तो क्या करेगा कि कुछ अमाउंट फिक्स पे और कुछ अमाउंट किस में कर देगा, फ्लोटिंग में, एक तरह का। दूसरा उसने बोला वो क्या करेगा, दोनों ही फ्लोटिंग करेगा, दोनों ही क्या करेगा, फ्लोटिंग करेगा, लेकिन एक फ्लोटिंग का रेट वो माइबोर से लिंक कर देगा, एक फ्लोटिंग का रेट वो रेपो से लिंक कर देगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर एग्जांपल दीजिए ना एक। एग्जाम्पल में जब उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में उसने बोला 5,000 करोड़ तो आप मेरे को रेट दो रेपो से लिंक वाला, ठीक है। और 5,000 करोड़ का रेट दो जो माइबोर होता है उससे लिंक वाला। तो बैंक ऑफर करेगा या जो भी पैसा ले रहा है कि भैया जो रेपो से लिंक होगा उस पर मैं तो 0.5% ज्यादा दूंगा, माइबोर पर होगा 0.6% ज्यादा दूंगा। मींस दो इंडिसेस का मतलब क्या होता है, एक आगा कर रहा है, उसका बता रहा है, उसको हम है? बता रहे हैं। क्या हुआ? मेजरिंग स्टिक टाइप है, मेजरिंग स्टिक टाइप है इंडेक्स। हाँ, मेजरिंग करने का एक वो है, जैसे आपका प्राइस इंडेक्सेस होता है ना, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस, ठीक है, इंडेक्स भी बोलते हैं, सूचकांक बोलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल माइट बी ओवरनाइट रेट, ये जो अभी मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा था वो यहाँ पर दिया हुआ, इसने क्या दिया हुआ कि या तो माइबोर से है या किससे है, रेपो कॉमर्शियल पेपर, या किससे है, ट्रेजरी बिल। ठीक है। और इस तरह का जो स्वैप होता है इज नोन एज ए बेसिस और मनी मार्केट स्वैप। ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आएगा तो किसी भी एमसीक्यू में नहीं मिलेगा, इसलिए यही अंडरस्टैंड कर लीजिए। एक तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल वाले का नेम क्या दिया था इसने, इंटरेस्ट स्वैप ना? नहीं, फिक्स्ड फॉर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है। दूसरे में उसने बोला एक हो सकता है ये वाला ए बेसिस और मनी मार्केट स्वैप, मींस इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिंक करेगा वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से करेगा, चाहे वो माइबोर से करे, कमर्शियल पेपर से करे, ट्रेजरी बिल से करे, ठीक है, ठीक। और जो ऊपर वाला है उसमें उसकी स्टाइल ऑफ इंटरेस्ट वो फिक्स और फ्लोटिंग हो सकती है, फ्लोटिंग और फ्लोटिंग हो सकती है, लेकिन अगर फ्लोटिंग होगी तो उस कंडीशन में वो किसी इंडेक्स से लिंक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बात है? अगर वो तुरंत एक आज इसमें 50% मिबोर में डालता है, 50% रेपो से डालता है, हाँ वो डाल सकता है 50% 40% जो भी है, ऐसा ठीक क्या है। जाएगा? हाँ, अब आगे देखिए, इन इंडिया इंटरेस्ट रेट स्वैप आर कॉमनली ट्रेडेड टू बेंचमार्क। यहाँ पे ये बात बता दी, माइबोर और किससे लेते हैं, माइबोर। यहाँ वर्ड लिखा हुआ कॉमनली, कॉमनली का मतलब कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोग इसी से डील कर लेते हैं, ठीक। अब बात आती है ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप ये किस तरह का स्वैप होता है? दिस स्वैप कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज of a fixed rate for the NSE MIBOR rate. The tenor of the swap may extend from 1 month to 10 years. However, the most actively traded swap are 1 to 1. Means normal में तो 1 to 10 है, लेकिन इतना लंबा कोई वेट करता नहीं है, तो 1 से 5 तक की मैच्योरिटी तक
वो होता है। द माइबॉर रेट इज कंपाउंडेड डेली एंड इंटरेस्ट ऑन नोशनल प्रिंसिपल इज एक्सचेंज हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर ऊपर बात आ रही थी स्वैप करने वाली, कि हाफ ईयर पर उसको क्या करते हैं, वो एक्सचेंज कर लेते हैं। द OIS स्वैप रेट ट्रैक द अंडरलाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड ऑफ रेलिवेंट मैच्योरिटी। तो ये क्या करते हैं कि जो उसी से रिलेटेड गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की यील्ड है उससे ट्रैक करके उसका रेट फिक्स करते हैं। द मार्केट विटनेस एवरेज डेली वॉल्यूम इतना इतना, और इसमें इंक्लूड करते हैं फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक। ये कोई एग्जाम में कोई आने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा, सर तो ये इसको बोला इसने ओवरनाइट क्यों बोल रहे हैं सर? ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप क्यों बोल रहे हैं जब उसका ओवरनाइट पीरियड? ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप क्यों बोल रहे हैं जी सर। इसमें? द टाइम पीरियड स्वैप एक्सटेंड फ्रॉम टाइम 1 पे मंथ तो टू वन 10 वो मंथ, दिया हुआ है इसमें ना। मगर स्वैप ओवरनाइट कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ फिक्स रेट ऑफ एनर्जी द टेन्योर ऑफ द नेट ना। माइबॉर रेट इज कंपाउंडेड डेली, और या तो ये यहाँ पर एक वर्ड यूज किया ना इसने, क्या, डेली। द माइबॉर रेट इज कंपाउंडेड डेली एंड इंटरेस्ट रेट ऑन नोशनल, इसकी वजह से इसको शायद ओवरनाइट बोलते हैं। हाँ जी जी जी। क्योंकि डेली का मतलब डेली कंपाउंडिंग हो रही है, तो हर रात रेट चेंज हो रहा है इसमें। इसको मैं शायद अगर समझाना चाहूँ तो ऐसे समझा सकता हूँ। अगर आपने 10 डेज के लिए लिया, मान लिया मिनिमम कितना है इसमें, मिनिमम है हमारा 1 ईयर, तो अपने 1 मंथ है, तो आपने 60 डे के लिए ले लिया। ओवरनाइट इसलिए बोल रहा है कि आज रेट 6.25 है, कल 6.23 है, नेक्स्ट डे 6.3 है, नेक्स्ट डे 6.4 है, नेक्स्ट डे 5.9 है। तो डेली क्या हो रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है, और डेली ही इसका रेट क्या होगा, जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड है उससे रिलेटेड इसके रेट क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जी जी मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा ओवरनाइट क्यों बोलते हैं। जी सर। ठीक है, अब अगला आता है माइफॉर, मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट। एक तो क्या है, इंटरबैंक ऑफर रेट है, और दूसरा क्या है, इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट। ठीक है, वो इंटरबैंक ऑफर रेट है, ये फॉरवर्ड ऑफर रेट है। तो इसमें क्या होता है, अनदर सर पॉपुलर किताब में, सर बेंच। किताब में आउटराइट रेट दिया हुआ है, जेआईबी किताब में दिया है मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, कौन से पेज पे है ये? पेज नंबर 46 सर। तो वैसे सर पुराने बुक में ऑफर ही दिया हुआ है। उसमें ऐसे था, लेकिन अभी मैं इसको नोट कर ले रहा हूँ। वैसे माइफॉर तो हम लोग नेट पे भी देखेंगे तो उसका डेफिनेशन आ जाएगा। मेरे पर नया वाला बुक है, उसमें पुराने वाले में शायद ऑफर दिया होगा ना। एक बार नेट पे भी देख लेते हैं हम लोग इसको। माइफॉर ऑफर्ड है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये बुक में ही गड़बड़ है, पुराना बुक में ठीक था। चलिए, तो माइफॉर की बात कर रहे थे। इज अनदर पॉपुलर बेंच that has developed into a proxy for the develop into proxy of for AAA corporate funding cost in India। तो यहाँ पर प्रॉक्सी का मतलब है उसी का जैसा, एक तरह से उसी से रिलेटेड कोई चीज क्रिएट कर देना। ठीक है, माइफॉर इज डेराइव्ड फ्रॉम USD लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। तो जैसे यहाँ पर माइबॉर है, ऐसे ही यूएस जो यूके का यूरोपियन है उसमें है लंदन इंटरबैंक। यानी एक बैंक और दो बैंक, यानी बैंकों के बीच में जो भी डीलिंग्स होती हैं उनका जो रेट निकल के आता है उसको हम लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट बोलते हैं। एंड द USD सर ये लाइबॉर डिराइवेटिव फॉरवर्ड मतलब क्या है इसका सर? एक्सक्यूज चीज? सर, ये जो डिराइवेटिव फ्रॉम यूएसडी लिबोर मतलब क्या है? उसी फॉर्मेट में है और उसका इंटरेस्ट रेट का साथ इसका लिंक है? नहीं नहीं नहीं, जो USD लिबोर है उसमें कुछ प्लस माइनस करके डेराइव किया जाता है। डेराइव का मतलब क्रिएट किया उसका जाता है, उसका जो रेट उसको है बेस सेम। माना जाता है। सर ये मिफोर मतलब जो बैंक टू बैंक जो लेंडिंग होता है वो मिफोर का रेट चार्ज होता है उसमें? नहीं, ये फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड मींस उसने कहा
मैं बताता हूँ इसको। आप आए बैंक में, आपने कहा कि मैं आफ्टर 3 मंथ आऊंगा, आफ्टर 3 मंथ आपके बैंक आऊंगा और $5,000 का फिक्स करूंगा, एफडी करूंगा। आप मुझे कौन सा रेट दोगे? मीन्स फ्यूचर में आ रहा है, फॉरवर्ड ही देंगे सर। हाँ फॉरवर्ड में। तो उसमें कौन सा रेट? एक्सचेंज रेट नहीं पूछ रहा वो इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है आपसे। अब मैं आपके बैंक में कोई एफडी करने आए, वो कहे कि मैं साहब 10 लाख का एफडी करूंगा 3 साल बाद, क्या रेट दोगे? आप क्या बोलोगे? सर ये कांटेक्ट कैसे होगा? ये वाला जो पैसे ही नहीं दिया आपने तो कैसे कांटेक्ट करेंगे सर? लेकिन इसमें होता है, कैसे होता है? सपोज कीजिए 3 मंथ बाद आप रिटायर होने वाले हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते हैं, ठीक ठीक, और वहाँ से आपको पैसा। 50 लाख पाउंड मिलने वाले हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आज ही तय कर लेंगे आपसे, चलो ये सही एग्रीमेंट हो गया। अपॉर्चुनिटी है आप कि रिटायरमेंट में उतना पैसा लाएंगे और बैंक को दे देंगे, बैंक आपको जो आज फिक्स किया रेट, उस रेट का एफडी बना के दे देगा। नहीं सर, वो यूएसटी लिबोर एंड यूएसटी इंडिया उसका साथ कैसे लिंक है वो? इसलिए नहीं किया कि जो आपका माइफॉर की बात कर रहे हैं, माइफॉर को बनाते कैसे हैं? वो यूएसडी लाइबोर से बनाते हैं। मतलब माइफॉर आप तो इंडिया में कर रहे हैं ना डीलिंग, यस सर। मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट, कि एक बैंक दूसरे बैंक में फ्यूचर में किस फॉरवर्ड रेट पे एग्रीमेंट करेगा, तो उस रेट को लिंक करने के लिए उन्होंने कौन सा रेट लिया? लाइबोर का रेट लिया, और उसमें कुछ क्या करा, प्लस या माइनस। तो इसी को बोलते हैं यूएसडी लाइबोर फॉरवर्ड प्रीमिया। प्रीमिया का मतलब जिसको हम प्रीमियम और डिस्काउंट बोलते हैं, यानी एक ऐसा रेट जिसमें आज के रेट में कुछ प्लस या माइनस हो सकता है, एंड इज सिंपली द इंडियन इक्विवेलेंट ऑफ द लिबोर एंड द यूएसडी इंटरेस्ट रेट स्वैप मार्केट। तो अभी यहां पर आपको बहुत फंक्शनिंग नहीं करनी है, न्यूमेरिकल नहीं करना, आपको थोड़ा सा ये समझना है कि माइफॉर स्वैप क्या होता है। माइफॉर स्वैप क्या होता है? जिसमें माइफॉर जो रेट है यूएसडी लिबोर से लिंक होकर के जो रेट फिक्स करता है उसको हम माइफॉर स्वैप बोलते हैं। ठीक है, माइफॉर बिहेव्स लाइक एन इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क, नॉट ए फॉरेक्स बेंचमार्क। ये भी ध्यान रखना कि ये फॉरेक्स बेंचमार्क नहीं है। फॉरेक्स बेंचमार्क का मतलब एक्सचेंज रेट का बेंचमार्क नहीं है। ये किस चीज का बेंचमार्क है? तो इंटरेस्ट रेट का है। इंटरेस्ट रेट का, कि इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, ये फॉरेक्स का बेंचमार्क नहीं है। There are a large number of Indian corporate who now regularly this benchmark to actively manage the interest rate risk and their debt portfolio and access funding at better rates. Means बाहर के रेट से पहले से ही फ्यूचर का रेट ले लेते हैं और उस रेट के अकॉर्डिंग जो माइफॉर डिक्लेयर करता है उसमें एग्रीमेंट कर लेते हैं, और आने वाली जो फंडिंग है उस पर बेटर रेट उनको मिल जाता है। दूसरा आया, एक तो इंटरेस्ट रेट स्वैप आया, अब आया इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। इसको सुन लीजिएगा सीआईबी वालों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जेआईबी सीआईबी की कंबाइंड क्लास है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी आता है तो अगर आपको ये बेसिक चीजें सुनने को समझ में आ रही हैं तो आपको हेल्प करती है। एन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात आ गई, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। विद एन इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट, जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें इंटरेस्ट की बात होती है, एज द अंडरलाइंग एसेट डेट, कोई फ्यूचर डेट में। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर वर लॉन्च इन इतना, इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वर लॉन्च इन इतना। ठीक है, नोशनल 10 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड, नोशनल 10 ईयर कूपन बियरिंग बॉन्ड विद मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 लाख। मीन्स इसने दो प्रोडक्ट बताए, कौन से बताए?
एक तो पता है 10 ईयर जीरो कूपन मीन्स उसमें जीरो कूपन का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है कि आपने 10,000 दिए, आपको 10,200 मिलेंगे। तो ये 200 रुपीज है, एक तरह से आपके इंटरेस्ट अर्निंग ही होती है। लेकिन दूसरा करा आपने, दूसरे में बोला 10,000 और लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.20%। तो जिसमें इंटरेस्ट लिखा होता है उसको हम कूपन बियरिंग बॉन्ड बोलते हैं। कूपन बियरिंग बॉन्ड का मतलब है जिस बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है उसको हम बोलते हैं कूपन बियरिंग बॉन्ड, और कम से कम ये 2 लाख का। सर जीरो कूपन में एक्चुअली डिस्काउंट में मिलता है सर। हाँ वही चीज, अब मैं इसको ऐसे हाँ, लिखता मतलब जैसे 9900 10,000 का लिखता, है, हमको हाँ 9,000 ऐसे का लिख ऐसे दिया, मिलेगा। बात वही है। ठीक है, मीन्स जो आपका फेस वैल्यू है वो इधर लिखा हुआ है, आपको मिलेगा इस प्राइस पे। ठीक है, जैसे ट्रेजरी बिल होते हैं। द इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैड ए पीरियड ऑफ मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर with 3 month continuous contract for the first 3 month and fixed quarterly contract for entire year। मीन्स इसने बोला हुआ है कोई आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो इसने बोला हुआ है कि अगर आपका 1 ईयर एंड 3 मंथ्स का है, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसने कहा फॉर द फर्स्ट 3 मंथ एंड फिक्स क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एंटायर ईयर। मीन्स दो चीजें इसमें, आपके 1 ईयर और 3 मंथ को 2 पार्ट में इसने ब्रेक कर लिया। पहला क्या है 3 मंथ का, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वाला है एंटायर ईयर का। हाउएवर दिस प्रोडक्ट फेल टू टेक ऑफ एज जीरो कूपन यील्ड मॉडल कुड नॉट एक्टिव। एक वैसे जनरल बात दी हुई है कि ये ज्यादा पॉपुलराइज नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये पुरानी बुक में नहीं था, नया आया है। जेआईबी वालों आप भी सुन ले, सीआईबी वालों आप भी सुन लेगा। ठीक है, आपकी बुक में नहीं है। तो इसमें क्या बोलता है कि रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के लिए क्या डायरेक्शंस आई हैं। तो उसने पहला, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स मींस अ स्टैंडर्डाइज्ड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट traded on a recognized stock exchange to buy or sell a notional security or any other interest bearing instrument or an index of such instrument or interest rate at specified future date at a price determined at the time of the contract। मीन्स कहने का मतलब हो गया ऐसा कोई भी सिक्योरिटी जिसको आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में आप क्या कर पाए, फ्यूचर में सेल और मतलब बाई और सेल कर पाए। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट रेट दिया होगा और वो कोई इंडेक्स से लिंक होगा, या इंटरेस्ट रेट एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट लिखा होगा, या एट ए प्राइस डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कुछ भी लिखा हो उसमें, उसको आप अगर स्टॉक एक्सचेंज में किसी सिक्योरिटी को बाई और सेल करते हैं, द इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ड्राइविंग वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग अंडरलाइन आर परमिटेड ऑन द। अब कौन कौन से के लिए फ्यूचर जो है वो अलाउ किया गया है, उसने कहा 91 के जो ट्रेजरी बिल्स हैं, 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर के कूपन बियरिंग नोशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी और कूपन बियरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। ये नोशनल सर क्या होता है सर? नोशनल बार बार आ रहे हैं। नोशनल का मतलब होता है जो एक तरह से प्री फिक्स होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक हम एलसी में पढ़ते हैं नोशनल पीरियड, है किसी को ध्यान सीआईबी वालों? नोशनल ट्रांजिट पीरियड, सीआईबी वालों याद नहीं आ रहा है सर, नहीं बोलिए। याद आ रहा है सर इसमें। जो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज फॉरेन में कलेक्शन होने जाते हैं ना, सर उनके लिए एक डेज फिक्स किए गए, 25 डेज, उसको बोलते हैं नोशनल ट्रांजिट पीरियड। मीन्स एक पीरियड फिक्स कर दिया, नोशनल अमाउंट बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, 10 ईयर कूपन बियरिंग नोशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। मीन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी में जैसा है उसी जैसा, ऐसा समझ लो। इसको हम प्रीफिक्स बोल सकते हैं, नोशनल का मतलब प्रीफिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, सर बैंक में एक अभी देखो एग्जांपल है
जस्ट बैंक में हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे सपोज कोई व्यक्ति लोन लेता है, हाँ ठीक है सर, और उसके डिडक्शन होते हैं सारे, हाँ और सपोज दैट वो कोई लोन ले रहा है तो उसका जो लोन ले रहा है उसका इंटरेस्ट उसको डिडक्शन में जोड़ लेते हैं, तो दैट्स कॉल्ड नोशनल, कि ये अमाउंट इतना इंटरेस्ट इस पर चार्ज हो, उसके हिसाब से उसका लोन सैंक्शन करते हैं। हाँ, ये भी बात ठीक है आपकी। हाँ वो, मीन्स जैसे मान लिया आपने 10 लाख का लोन दिया यस सर, और 2 साल तक वो उसे कोई भी ईएमआई नहीं देनी है, तो आपने 10 लाख का 2 साल का इंटरेस्ट लगा लिया। सपोज कीजिए 2 लाख रुपए हुआ, तो 2 लाख रुपए जो इंटरेस्ट है वो नोशनल इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दिया, अब हो हाँ गया तभी 12, उस पे तभी ईएमआई आपकी बना दिया आप। निकाली जाएगी कि हाँ भाई आपको इतना कटिंग आप इसका कर। इसका सर इसका एक और उदाहरण बताता हूँ सर, सिंपल। जैसे मेरी 10 लाख की ओडी है, अब हाँ मैंने वो, ओडी को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना पर मंथ का मेरा इंटरेस्ट लगेगा उस पर, उसको नॉशनल मान के मेरा ईएमआई में जोड़ दिया जाता है। हाँ, मतलब एक तरह से प्री डिटरमाइंड प्री यस फिगर यस, समझ लो। उस अमाउंट का इंटरेस्ट ठीक वो है, मान के चलता है कि भाई इतना लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आगे देखिए। ओके, द 10 year इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूपन बियरिंग नॉशनल 10 year गवर्नमेंट ऑन इंडिया, मीन्स जो 10 year की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी पर है वो वाला नोशनल shall be settled by physical delivery of deliverables, grade securities using the electronic book entry system of the existing depositories NSDLs and public debt office of the RBI। तो यहाँ पर ये कहना है कि कोई भी 10 ईयर की अगर आपकी इंटरेस्ट रेट की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें कूपन बियरिंग होगा, 10 साल का जो गवर्नमेंट का वो लगाएंगे। उसको सेटल करने के लिए आप क्या करेंगे, फिजिकल डिलीवरी देंगे, और अगर फिजिकल डिलीवरी देंगे जिसकी इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री होगी कहाँ पर, किसी भी डिपॉजिटरीज में और पब्लिक डेट ऑफिस में। द अदर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 91 days ट्रेजरी बिल फ्यूचर एंड 2 year एंड 5 year इंटरेस्ट रेट फ्यूचर शैल बी सेटल इन कैश इन। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो आपके 91 days के ट्रेजरी बिल हैं, 2 year या 5 year के इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हैं, उनको सेटलमेंट के लिए क्या बोल रहा है, कैश में होंगे। ऑल्सो सर्टेन टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर और 10 year ऑफ इंडिया कैन बी कैश सेटल, इनको सेटलमेंट जो है कैश में होगा, और बाकी सबका सेटलमेंट जो होगा उसने बोला कि वो एनएसडीएल की डिपॉजिटरी से होगा। इस पॉइंट को समझ पाए आप? थोड़ा थोड़ा आइडिया है। जो 10 year की इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है उसका सेटलमेंट जो होगा वो एनएसडीएल या सीडीएसएल के डिपॉजिटरीज के थ्रू होगा, और बाकी जो छोटे छोटे हैं, कौन कौन से छोटे, 91 days का ट्रेजरी बिल और आपका 2 year और 5 year का इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, उनका सेटलमेंट कैश में होगा। आखिरी में उसने बोला सर्टेन टाइप ऑफ 10 साल की सिक्योरिटी को भी आप क्या कर सकते हैं, कैश में सेटल कर सकते हैं। मीन्स उसे सेटलमेंट के लिए थोड़ा बात होगी, ठीक है। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ गया, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो मैं पहले ये बताऊं, ये इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट हमने कहाँ बात करी थी। आपको एक चार्ट दिखाया था जिसमें मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की बात की गई थी, तो वहां पर हमने दिखाया था इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। कैपिटल मार्केट के पार्ट है सर, जब पहला पार्ट पढ़ाया था ना आपको, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें कहीं दिख रहा है आईसीडी लिखा हुआ, ये मनी मार्केट में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने बताया था कि टाटा ने किसको दे दिया, बिरला को, टाटा ने अंबानी को। कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है मुझे कि अंबानी ही अंबानी को देगा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके शहर में 5 बड़े स्टोर अब रिलायंस के हो गए हैं। कौन कौन से, देखते हैं आपका जनरल अवेयरनेस कितना है। रिलायंस फ्रेश, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस हो गया, जियो का हो गया, जियो, रिलायंस जियो, रिलायंस डिजिटल, डिजिटल, रिलायंस वेजिटेबल,
रिलायंस ऑयल इंडस्ट्रीज। एक और आ गया, स्मार्ट। और ये स्मार्ट पॉइंट ने आपके जो ईजी डे थे ना और बिग बाजार, इनको क्या कर दिया है, इनको खरीद लिया है। और अब इजी डे तो हमारे शहर में तो बंद हो रहे हैं, पता नहीं आपके शहर में बंद हो रहे हैं नहीं हो रहे। मेरे मीन्स सर में ही नहीं। सर जैसा कि बताया एडवांस का कंसेप्ट है, डोंट ऑल एग्स कीप इन वन बास्केट। अगर ये अपन बात करेंगे सर अगर विकास की, तो ये सही नहीं हो रहा है, मतलब अगर इकोनॉमी में देखेंगे अपन तो नहीं, बिल्कुल सही नहीं हो रहा, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं हो रहा ये ये। मतलब बहुत फ्यूचर में बहुत ज्यादा हाँ, वो मुझे बस ऐसा लगता है कि एक दिन रिलायंस पार्टी भी तो नहीं बन जाएगी, पॉलिटिकल पार्टी। सर बिजनेसमैन कभी पार्टी नहीं बनते, वो लोगों को बस चलाते हैं। उसके बाद पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है। यस सर, वो सिर्फ पैसा कमाने में रखते हैं लोग। चलो, बीजेपी का तो चला था है ना। तो इंटरेस्ट, सॉरी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होता है? एक तो ये अनसिक्योर्ड होती है, बाई कॉर्पोरेट एंड एफआई फ्रॉम अदर कॉर्पोरेट एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। ठीक है, मीन्स कोई भी कॉर्पोरेट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेट से ही बोरोविंग कर रहा है। ठीक है, और जिसके पास सरप्लस होता है और जिसको नीड होती है, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और would be on uncollateralized basis and hence a higher rate of interest would be demanded by the lender। means क्योंकि वो कुछ सिक्योरिटी नहीं मांग रहा उसमें, तो इसीलिए जो पैसा दे रहा है उसको आपको क्या देना पड़ेगा? बिल हायर रेट ऐसा, ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, ऐसा समझ लो कि आप जब पर्सनल लोन दे रहे हैं किसी को, ठीक है, तो कोई सिक्योरिटी नहीं मांगते आप, तो उस कंडीशन में हायर रेट होगा। ठीक है, ये सर फिर वो रिटर्न में क्या कोई प्रोमिस देता है क्या? वो तो रहेगा, वो तो 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प पे लिख कर देगा। मीन्स एग्रीमेंट तो है उसका, जैसे हम लोग लोन नहीं देते हैं, 1 रुपए के रेवेन्यू स्टैम्प में डीपी नोट लगाते हैं। ठीक है, द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वुड डिटरमाइन द रेट। मीन्स उसकी क्रेडिट रेटिंग के अकॉर्डिंग उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह तय होता है। फर्दर द क्रेडिट स्प्रेड demanded even for the top rated corporate would be higher than similar rated bank, and the rates of ICD would be higher than those of, means जो ICD है उसका रेट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से क्या होता है, ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है? कि पहली बात तो ये बोल रहा है कि कोई सिक्योरिटी नहीं ले रहा। अनसिक्योर्ड। ठीक है, द टेनोर ऑफ ICD मे बी 1 day to 1 year, जबकि आपके सर्टिफिकेट डिपॉजिट कितने का होता है? 7 days to 1 year। 7 days to 1 year। और CPB 7 days to 1 year होता है, लेकिन ICD के लिए बोला उसने 1 day to 1 year, वह मोस्टली बोला 90 days का होता है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। प्राइमरी डीलर्स आर ओनली परमिटेड टू बोरो इन द ICD मार्केट। जिसने भी प्राइमरी डीलर का सर्टिफिकेट ले रखा है वही इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट से जाके पैसा ले सकता है। द बोरोइंग अंडर ICD is restricted to 50% of their net owned fund and the minimum tenure of the borrowing 7 days। तो प्राइमरी डीलर के लिए बोला हुआ है ना बुक में, किताब में 150 दिया हुआ है सर। बुक में 150 है सर इसमें तो पुराना बुक में कुछ नहीं था गड़बड़। चलो आगे देखिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि प्राइमरी डीलर यहां से ICD मार्केट से क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। कितना? अपने नेट ओन फंड का 150% तक। ठीक है, चलो अब आगे आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब है JIB और CIB दोनों के लिए। CIB के लिए तो पूरा मॉड्यूल फॉरेन एक्सचेंज है। अगर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी वर्ड हम कहीं बोल रहे हैं तो बहुत अलर्ट हो जाइए, तो कुछ भी आपका कहीं पर भी आपका एग्जाम में आ सकता है।
ठीक है। ड्यूरिंग एक्सचेंज द एक्सचेंज रेट ऑफ वन करेंसी टू अनदर करेंसी डिटरमाइन सिंपली बाई वे ऑफ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि फॉरेक्स रेट कैसे डिफाइंड होते हैं, डिसाइड होते हैं, तो आपको आंसर करना है सिंपली कैसे होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है इसमें, ठीक। और इसमें जो कुछ नॉर्मल लिखा हुआ उसको हम यहाँ बिल्कुल रीड नहीं कर रहे हैं सर। हाँ सर, फॉरेक्स करेंसी का जो सप्लाई और डिमांड पे जो प्राइस फिक्स होते हैं वो तो मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में वो कम ज्यादा भी होते हैं। हाँ, तो फिर वो ऑन दैट पॉइंट प्राइस कैसे मतलब तय होती है? जैसे मान लिया आपने किसी कस्टमर को बताया कि आज डॉलर 63.49 है, उसने कहा मैं रेडी हूँ, ठीक है। रेडी करके आपको वो डॉलर देगा, आप सिस्टम पे डालेंगे, ठीक है। सिस्टम पे डालेंगे और उससे पहले सिस्टम पे लॉक कर लेंगे उस डील को। क्या करेंगे? लॉक। और उसमें एक टाइम होगा कि 5 मिनट के अंदर आपको ट्रांजेक्शन करना है। 5 मिनट तक आपको अलाउ करेगा, उसके बाद वो कहेगा अब ये रेट नहीं मिलेगा। अच्छा, समझ रहे बात को? ठीक। मीन्स जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें डील आप लॉक कर लेंगे, ठीक है। हाँ, यस सर, यस सर। इसलिए स्पॉट रेट बोलते हैं क्या इसको? क्या बोलते हैं? स्पॉट रेट? नहीं नहीं नहीं, स्पॉट रेट तो सेकंड डे में डील होता है। रेडी रेट है। रेडी रेट का मतलब इमीडिएट दो और ले लो, ऑन द स्पॉट। ये हमारा एक जो न्यूमेरिकल का जो टॉपिक होगा तो हम इन रेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दिस इज लार्जली ड्यू टू द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एज एन एसेट क्लास and an increase in fund management asset, particularly hedge funds and pension fund. Spot forward, future, swap, option are few instrument traded in the forex market में इतने तरह के डील्स होती है हमारी, और 24 आवर मार्केट होता है, जब चाहे आप परचेज कर लें, सेल कर लें, ठीक है। अब कौन से अट्रैक्टिव फ्यूचर होते हैं फॉरेक्स मार्केट? तो एवन क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है आपका, क्या होता है लिक्विडिटी? क्यों होती है लिक्विडिटी? लिक्विडिटी होने का रीजन क्या है? मैंने कहा हाई लिक्विडिटी होती है। रीजन क्या है? उसने कहा है कि बहुत मनी सप्लाई होती है इसमें, इनॉर्मस, मतलब छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मार्केट है। और एब्सोल्यूट फ्रीडम इन ओपनिंग और क्लोजिंग द पोजीशन ऑफ करंट मार्केट कोटेशन। हाई लिक्विडिटी इज ए पावरफुल मैनेज्ड मैग्नेट फॉर एनी इन्वेस्टर। मीन्स इसमें हाई लिक्विडिटी होती है, इसलिए हर आदमी इसमें अट्रैक्ट होता है। मीन्स आपके पास कोई भी करेंसी है तो वो कभी भी आप सेल परचेज कर सकते हैं। प्रॉम्प्टनेस, कितनी जल्दी सेल परचेज हो सकती है? 24 आवर वर्क करता है। अवेलेबिलिटी, राउंड द क्लॉक इसकी अवेलेबिलिटी है। नीड नॉट टू वेट फॉर द रिस्पॉन्ड एनी गिवन इवेंट। फ्लेक्सिबल रेगुलेशन ऑफ ट्रेड अरेंजमेंट सिस्टम, मीन्स कंट्री के, कई कंट्री के साथ में जो ट्रेड अरेंजमेंट होते हैं वो फ्लेक्सिबल है। अ पोजीशन मे बी ओपन फॉर प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम इन द फॉरेक्स मार्केट एट द इन्वेस्टर डिस्क्रिप्शन विच इनेबल्स टू प्लान द टाइमिंग एंड वंस फ्यूचर एक्टिविटी। मीन्स इसमें क्या है कि आपके आने वाले समय के प्लान के अकॉर्डिंग आपको आपका जो फॉरेक्स डीलिंग हो सकती है। वैल्यू, फॉरेक्स मार्केट नो सर्विस चार्ज एक्सेप्ट फॉर द नेचुरल बिड और आस्क मार्केट स्प्रेड बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड प्राइस। वन वैल्यूड कोटेशन, वन वैल्यूड कोटेशन से मतलब क्या है? विद हाई मार्केट लिक्विडिटी मोस्ट सेल्स मे बी कैरीड आउट एट द यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस। यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस, तो इसका मतलब वन वैल्यूड कोटेशन, thus enabling to avoid instability problem, means uniform market price है उसका। market trend, currency moves in quite specific direction that can be tracked rather a long period, means
जैसे शेयर मार्केट का देखते हैं ना, ग्रीन रेड होता रहता है, तो इसमें भी ये बोला कि इजीली हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि ये जो मार्केट है बढ़ रहा है या घट रहा है. ईच पर्टिकुलर करेंसी डिमॉन्स्ट्रेट इट्स ओन टिपिकल टेम्पोररी चेंजेस which presents investment managers with the opportunities to manipulate in the forex market. Margin. The credit leverage margin in the forex market is only determined by an agreement between a customer and the bank brokerage. The market is normally equal to the margin की बात भी करा कि 100:1. ये समझ में नहीं है सर, ये क्या है मार्जिन? लास्ट वाला मार्जिन, जी देखो ऐसा होता है, कोई भी जब आप फॉरेक्स में डीलिंग करते हैं तो इसने बोला हुआ है इज ओनली डिटरमाइंड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन ए कस्टमर एंड द बैंक और द ब्रोकरेज हाउस दैट पुशेस इट टू मार्केट एंड इज नॉर्मली इक्वल टू 100. मीन्स ऐसा समझ लीजिए जो इसमें डीलिंग में मार्जिन लेते हैं वो आपका 1/100 पार्ट तो कमीशन मार्जिन लेते हैं ना कोई भी फॉरेक्स की डीलिंग में, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब इस मार्जिन वर्ड को वहां समझेंगे आप. सर, ये मार्जिन फॉरेक्स से डील करने के लिए कौन सी टाइप का अकाउंट होना चाहिए? फॉरेक्स से डील करने के लिए कौन सा अकाउंट होना चाहिए? जी. आप अगर रेजिडेंट इंडियन है, कभी आप बाहर गए नहीं, तो आपके पास RFC-D होना चाहिए, और अगर आप बाहर से वापस आए हैं तो RFC अकाउंट होना चाहिए. ये सर क्या होता है यार? ये फॉरेक्स अकाउंट का एक क्लास होगा 1.5 घंटे का. उसमें जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि फॉरेक्स के अकाउंट्स होते हैं, उनको एक एक अकाउंट्स को बताया जाता है उसमें. ठीक है, अभी आप होल्ड कर लीजिए. तो ये अकाउंट्स होते हैं, उसमें आप विदाउट फॉरेन गए भी फॉरेन करेंसी को होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इसको हम इतना ही रख रहे हैं और कल फिर अगेन मिलेंगे हम लोग, और कल हम इस टॉपिक को ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे. ठीक है.